नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। भारत डिजिटल इकोनॉमी की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में डिजिटल क्रांति हो रही है वैसे वैसे इंटरनेट का इस्तेमाल खतरनाक होता जा रहा है। दरअसल हर वो चीज़ जिसे आप इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं क्राइम का प्रोस्पेक्टस सीन है, यानी वहाँ पर अपराध होने की संभावना है, खासतौर पर आपके डेटा के साथ। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि CERT इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है। और इसी साइबर खतरे रैंसमवेयर पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ हाईलाइटेड है। डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अटैक या डिजिटल फिरौती पूरी दुनिया के सामने बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। इंटरनेट की दुनिया से रूबरू होने की वजह से एक बड़ी आबादी इसका शिकार हो रही है। इसी अटैक का एक तरीका है रैंसमवेयर अटैक। ये अटैक फिरौती के मकसद से किया जाता है, यानी ये आपके कंप्यूटर, मोबाइल को हैक करके लॉक कर लेता है और फिर अटैकर उसके खोलने के एवज में आपसे पैसे मांगता है। इन रैंसमवेयर अटैक ने सिर्फ ITI से जुड़े सेक्टर्स ही नहीं बल्कि तेल, गैस, ट्रांसपोर्ट, पावर जैसे सेक्टर्स को भी अपनी जद में लिया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रैंसमवेयर अटैक के मामलों में 2021 के मुकाबले 51% की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट में CERT इन ने भारत में रैंसमवेयर हमलों में बढ़ोतरी के लिए DJVU को जिम्मेदार ठहराया। DJVU एक हाई रिस्क वायरस है जो आम यूजर्स को टारगेट करता है। एजेंसी ने DJVU के अलावा फोबोस को भी शामिल किया है। फोबोस छोटी कंपनियों और यूजर्स पर हमला करता है जिनके पास बड़ी कंपनियों और संस्थानों की तुलना में भुगतान करने की क्षमता कम होती है। कुल मिलाकर डिजिटल दुनिया के सामने रैंसमवेयर की चुनौती बहुत बड़ी है, खासकर भारत जैसे देश जहां डिजिटल लिटरेसी फिलहाल काफी कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि एक आम आदमी को रैंसमवेयर अटैक को लेकर ज्यादा जागरूक बनाया जाए। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर आने वाले वक्त में हम न सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी में कारोबार करेंगे बल्कि पर्सनल लाइफ में भी मेटावर्स की दुनिया शामिल हो जाएगी। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर रैंसमवेयर होता क्या है, इससे किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें। अगर कभी रैंसमवेयर का आप शिकार होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो बारीकी से इस पर नज़र बनाए रखते हैं। हमारे साथ सेफ सिक्योरिटी के को-फाउंडर राहुल त्यागी और PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर इंडिया नितिन भटनागर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। लगातार आप दोनों से बात होती रहती है इस पहलू पर, लेकिन जो CERT.in की रिपोर्ट आई है ये वाकई चौंकाने वाली है। और जिस तरह से ये खतरे तमाम वित्तीय संस्था और इंस्टीट्यूशंस पर अब मंडरा रहे हैं, वक्त आ गया है कि ठोस कदम उठाए जाए, न सिर्फ इस तरह के अटैक्स को पहचानने के लिए बल्कि जो संस्था है वो भी अपने आप को डिजिटली मजबूत करें। तो नितिन, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई कवायद शुरू नहीं हुई है, लेकिन कैसे अभी भी इंस्टीट्यूशंस और तमाम तरह की सेक्टर्स की कंपनियां, अगर मैं वित्तीय संस्थानों की बात भी करूं, अभी भी वल्नरेबल है इस तरह के अटैक्स के लिए? सही कह रही हैं आप कविता। आई थिंक रैंसमवेयर अटैक, देखिए, ये कोई नई चीज तो है नहीं है, काफी पहले से रैंसमवेयर अटैक्स चलते आ रहे हैं, बट इनका स्वरूप धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है। जिस तरीके से पहले वो इंडिविजुअल्स को टारगेट करते थे, अब वो लार्ज कॉर्पोरेट्स को और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, जहां से उनको रैंसमवेयर मिलने के चांसेस हैं, वहां उनको वो टारगेट कर रहा है। प्रोफाइलिंग करके आज के टाइम में रैंसमवेयर अटैक्स किए जा रहे हैं। टिपिकली रैंसमवेयर अटैक्स, जैसे हम पहले भी बात किए हैं इस बारे में कि रैंसमवेयर अटैक्स सिर्फ के कई तरीके हैं, किस तरीके से, कई तरीके से आप पे इम्पैक्ट कर सकता है। और जो मेजर इसका वेक्टर होता है, जिसको हम अटैक वेक्टर बोलते हैं, वो होता है फिशिंग अटैक। और दूसरा जो अटैक वेक्टर होता है वो आपके सिस्टम या आपके कोई भी एप्लीकेशन का जो वनरेबिलिटी है, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया है और आपने उसके पैचेस को अपडेट नहीं किया है, तो वहां पे साइबर क्रिमिनल्स या ये अटैकर्स उसको एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम में मैलवेयर को इम्प्लांट करते हैं और
या फिर कोई रैंसमवेयर अटैक उसके थ्रू किया जा सकता है। सो फिशिंग एक बहुत ही ज्यादा कॉमन एस्पेक्ट है, अटैक वेक्टर है, जिससे आपके सिस्टम के अंदर वो लोग एंटर करके आपको प्रोवोक करते हैं कि आप उनके किसी लिक्विडेटिव ईमेल्स पे या फिर कोई अटैचमेंट को ओपन करें, और जिससे वो फाइल को एग्जीक्यूट करके आपके सिस्टम के अंदर रैंसमवेयर अटैक को अंजाम दे सके। तो ये दो तरीके लार्जली हैं जिससे रैंसमवेयर अटैक होता है। और देखिए रैंसमवेयर होता क्या है, रैंसमवेयर लार्जली आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को और उनके उसमें जो डेटा होता है उसको एनक्रिप्ट कर देता है, और आपके लिए वो यूजेबल नहीं होता है किसी भी तरीके से। सो पोटेंशियली ये एक चोरी ही होती है, और सही आपके बात जो है। आपका डेटा स्टोर हो रहा है उसको वो चोरी कर लेते हैं, और आपको फिर एक रैंसम की तरह आपको वो कहते हैं कि आप हमें रैंसम दीजिए, और एक अमाउंट होता है, चाहे वो बिटकॉइन में मांगे आपसे, चाहे वो किसी भी तरीके से मांग सकते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम आपका डेटा कहीं और पब्लिश नहीं करेंगे आगे चल के, अगर आप ये हमारी रैंसम पे कर देते हैं, और आपका डेटा भी डिक्रिप्ट कर देंगे। सो बिल्कुल। टिपिकली ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी होता है रैंसमवेयर अटैक्स का, और जो मैंने आपको अटैक वेक्टर बताया, यही दो टिपिकल अटैक वेक्टर होते हैं जहां पे आपको इम्पैक्ट हो सकता है। सही कहा आपने कि ये बहुत पुराना तरीका है अटैक करने का, लेकिन इसका स्वरूप जो है वो लगातार बदलता रहता है। और खतरे की घंटी राहुल इसीलिए भी है क्योंकि देखिए पर्सनली तो आप पर इस तरह के अटैक और इस तरह के साइबर क्राइम तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंपनियों की बात कर रहे हैं, हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली लोगों को सेवाएं देने में कार्यरत है। और ऐसे में जब इनके पास हमारा डेटा होता है तब कहीं ना कहीं चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या यहाँ पर कंपनियों ने इस बात को नज़रअंदाज किया है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अटैक्स नए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है जब कंपनियों पर इस तरह के अटैक हो रहे हैं। ठीक है, तरीका नया है, लेकिन बुनियादी तौर पर कंपनियों को अपने आप को इस तरह के अटैक से बचाने को लेकर जो तैयारी है वो तो काफी पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी। क्या वो तैयारी कमजोर है या अटैक करने का तरीका नया है? सो थैंक यू कविता फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जैसे आपने बोला, देखिए हमारी कंपनी स्पेशलाइज्ड है रैनसमवेयर अटैक से बचाने के लिए कंपनियों को। और पिछले 7 साल से जो हमने रिसर्च की है, और हमारी एक बहुत अच्छी टीम है जिसको हम थ्रेट इंटेल टीम बोलते हैं, जिनका काम ही यही है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्रिमिनल क्या करने वाले हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो हमारी जो रिसर्च इंटरनली है उसके अंदर जो हमारा जो हमें समझ में आया, उसके अंदर एक चीज जो निकल के आई है बाहर की, अगर आपने इस रिपोर्ट में भी देखा हो जो सर्टेन पैनल ने दिया है, कि छोटी कंपनियों के ऊपर ज्यादा अटैक ये हो रहे हैं बजाय कि कोई बिग फोर या कोई और मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। उसका रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बड़ी कंपनियों के ऊपर अटैक हो नहीं सकते, लेकिन वो सॉफ्टवेयर पैचेस को लेके, पायरेसी को लेके काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। उनके प्रोटोकॉल्स, उनकी पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, रिकवरी पॉलिसीज, डिजास्टर रिकवरी पॉलिसीज, ऐसी बहुत सारी ऐसी उनके पॉलिसीज होती हैं जो इनको इस अटैक से बचाने में मदद करती हैं। वहीं अगर हम छोटी कंपनी की बात करें, आज भी अगर आप देखो मेजोरिटी में, अगर जो कंज्यूमर देख रहे होंगे, कितने लोग होंगे जो विंडोज का ओरिजिनल लाइसेंस इंडिविजुअली यूज कर रहे होंगे, या कितने लोग हैं जो पायरेसी वाला विंडोज यूज कर रहे होंगे। सो जितनी छोटी कंपनियां हैं, जब उनके साथ ये अटैक होता है तो उनके पास एक माध्यम नहीं है सर्टेन पैनलमेंट को रिपोर्ट करने का जिससे वो हेल्प ले सके, क्योंकि वो खुद ही उनके अंदर चोर है कि हम ये पायरेसी यूज कर रहे हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। दूसरा, अगर इस रिपोर्ट के अंदर आप देखें तो इसमें एक अच्छी चीज भी जो निकल के आई है कि जो स्पाइक आपको देखने को मिला है उसका एक रीजन भी ये है क्योंकि सर्टेन पैनलमेंट ने, जिसका फुल फॉर्म जो लोगों को नहीं पता, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, इनका काम ही यही है कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कंपनियों को कि अगर भी अगर आपके ऊपर कोई अटैक होता है तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पनिश, लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जाएगा, जिसकी वजह से रिपोर्टिंग ज्यादा हुई। तो मैं ये नहीं समझता कि रैंसमवेयर अटैक का जो स्पाइक आया है वो अभी आया है, ये पहले भी था। लेकिन अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट को पता है कि कहां कहां पे आया है, क्योंकि सर्टेन पैनलमेंट, जितनी भी छोटी कंपनियां अगर आप हैक होती हैं, कुछ होता है, अगर आप इनको रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट करने के साथ वो आपकी हेल्प भी करेंगे उस चीज से निकलने के लिए, जो ज्यादातर कंपनियों को पता नहीं है। सो पायरेसी और जो छोटी कंपनियों का साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मैच्योरिटी जो है साइबर सिक्योरिटी के पॉलिसीज को लेके, वो इतना सही नहीं है, जिसके और इन्वेस्टमेंट जो इतनी चाहिए उनको सॉफ्टवेयर की, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स की, वो इतना नहीं है, जिसकी वजह से वो इसके शिकार बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्टेन की अब की बार रिपोर्ट में बात निकल कर आई है नितिन, वो हाईलाइट करता है कि एनी डेस्क
ठीक है, इसके ज़रिए यहाँ पर जो रैंसमवेयर अटैक हैं उनको जो है पूरा किया गया है और उनको अंजाम दिया गया है। सबसे पहले तो ये किस तरह से होता है, एनीटेक जैसे टूल्स का जो इस्तेमाल होता है रैंसमवेयर में, ये कैसे होता है, ये हमको बताएं। और अगला सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि ठीक है, संस्था छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इस तरह के अगर मैं इसको बेसिक अटैक कह सकूँ तो शायद मेरी मालूमात कम हो इस मामले को, इस बात को कहने के लिए, लेकिन अगर ये बहुत ही आम अटैक है तब तो कंपनियों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको पकड़ने में तो उनके पास एक टीम मुस्तैदी से लगी होनी चाहिए। देखिए कविता, दो चीजें हैं यहाँ पे। आपने एनीडेस्क जो एप्लीकेशन का नाम बताया, एनीडेस्क कुछ नहीं है, एक रिमोट एप्लीकेशन है जिससे आप किसी भी सिस्टम को आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे को वो मैं आपका सिस्टम एक्सेस करना चाहूँ तो अगर आप मेरे को आपके डिवाइस में वो एप्लीकेशन है तो आप मेरे को उसका कोड देके जैसे टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशंस होती हैं, इस तरीके की एप्लीकेशंस आपको रिमोट एक्सेस देने के लिए बनाई गई है। टिपिकली ये मेरे हिसाब से ये लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस है विद इन जो आपके कंपनीज होती हैं जो इम्पैक्ट हुई है, उनके एम्प्लॉयज को या तो ट्रेन नहीं किया गया है कि किस तरीके से उनको डिवाइसेस को एक्सेस करना है, और वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए थे इस तरीके के एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट होने के। तो टिपिकली रैंसमवेयर अटैक्स में ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि कोई एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम में इस तरीके के मैलवेयर्स डाले गए जिससे आपको रैंसमवेयर अटैक का सामना करना पड़ा। तो टिपिकली ये यूजर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके रिपरकशंस क्या क्या होंगे। अगर आपने अनजाने में एक्सेस दिया या जान के एक्सेस दिया तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशंस जब आप एक्सेस देते हैं तो वो आपकी सारी सिस्टम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, आपके सिस्टम में कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल अपलोड कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको आपके सिस्टम में मैलवेयर्स आने के बाद आपका डेटा ये लोग बाहर लेके जा सकते हैं। ये काफी खतरे वाली चीज हो सकती है। तो रैंसमवेयर इससे देखिए हर कोई वनरेबल है। पहली चीज तो आई थिंक सबको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि हर कोई रैंसमवेयर अटैक्स से वनरेबल है। ठीक है, चाहे वो बिजनेसेस हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, लोकल, स्टेट या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी, राहुल ने भी बोली, साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी अगर ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया है, अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज नहीं किया, देन ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अब रैंसमवेयर अटैक्स जैसे हम बात ही कर रहे हैं काफी सालों से है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज आई है, बट कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबली इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दिया है, जिसके वजह से ये चीजें सर्टेन की रिपोर्ट में अगर हम देखें या बात कर रहे हैं कि सर्टेन ने पैरामीटर्स दिखाए, रिपोर्टिंग बढ़ गई है, ये सारी चीजें अच्छी है, बट ऑर्गेनाइजेशंस को आज अपनी एक हाइजीनिक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। 24 आवर्स मॉनिटरिंग की जरूरत है। आपको अगर हम पेमेंट की डेटा की बात करें, अगर हम उसको सिक्योर करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो एडहेरेंस स्टैंडर्ड्स, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के उनको अडहेयर करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो पेमेंट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लार्जली यूज किया जाता है। वो टेक्निकल स्टैंडर्ड है अपना अपने, जिसके वजह से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी रोबस्ट है। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एटलीस्ट प्रिवेंशन की साइड बढ़ रहे हैं। सो ये एजुकेशन, अवेयरनेस, फिशिंग अटैक्स किस तरीके से किए जाते हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि आपको अवेयर किया जाए कि आपको किस तरीके के ईमेल्स को क्लिक नहीं करना है, कौन सी एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करनी है, आपके आईटी एडमिन किस तरीके के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने से रोकते हैं आपके सिस्टम पे। ये सारी चीजें उन ट्रेनिंग्स में बताई जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अवेयर नहीं है, एजुकेट नहीं है, तो ये अटैक्स आपको और परेशान करें।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात जो कही है, उसी पर मैं अगला सवाल राहुल से लेना चाहती हूँ। देखिए राहुल, साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी कंपनियों के पास तो होनी चाहिए, लेकिन मैं सर्टेन की कुछ और रिपोर्ट्स देख रही थी, जहाँ पर उन्होंने तो हाई सिवियरिटी थ्रेट्स इन एप्पल, मैक ओएस, आईओएस, आईपैड ओएस में भी हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर भी रेड फ्लैग इन्होंने रेस कर दिया। इसके साथ मोजिला फायरफॉक्स और ओरेकल के प्रोडक्ट्स में भी इन्होंने रेड फ्लैग रेस कर दिया है। तो हम यहाँ पर इस तरह के नामों की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी सिक्योर्ड माने जाते हैं, और यहाँ पर तो किसी भी तरह का साइबर थ्रेट लोगों को लगता ही नहीं है। ये इस सोच से इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खामी है? जी बिल्कुल कविता, अगर आप जितने भी प्रोडक्ट्स का भी आपने नाम लिया है और मैं कंज्यूमर जो देख रहे हैं उनको भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर कभी भी आप अपने किसी एप्पल प्रोडक्ट की खासकर बात करें, आईओएस का जब भी अपडेट आता है आईफोन का, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, उसमें हमेशा लिखा होता है कि ये फीचर नए आए हैं और कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स आई हैं। तो होता क्या है कविता कि पूरी दुनिया में बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स हैं जो इन डिवाइसेस के अंदर कोई ना कोई लूप होल निकालना चाहते हैं या निकालते रहते हैं। कुछ लोग इसको एप्पल को रिपोर्ट कर देते हैं, जिससे एप्पल उनको इसे बग बाउंटी प्रोग्राम बोलते हैं, जिससे उसको पैसा देता है कि इसको पैच कर लीजिए और नहीं तो वो कोई हैक कर लेगा। और कई बार क्या होता है, क्रिमिनल इनको यूज करते हैं, जिसको बाद में एप्पल को पता लगता है। तो हर महीने एप्पल क्या करता है या क्वार्टरली वो जितने भी ये रिपोर्टेड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं और बाकी सारी कंपनियां भी पूरा इकट्ठा करती हैं, उसके बाद इकट्ठा करने के बाद उसको पैच करके, ताकि यूजर इससे इफेक्ट ना हो, कोई हैक ना कर सके, वो उसको अपडेट दे देती है। अब यहाँ पे अगर आप रैंसमवेयर की भी बात करेंगे बेटा, अगर आप सर्ट की रिपोर्ट ध्यान से और पढ़े तो उसमें दो चीजें इन्होंने लिखी हैं कि रैंसमवेयर जो है ये पहले तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो फाइल पे आपने डबल क्लिक किया, जो क्रिमिनल खुद बनाता है। नई जो चीज वो आ गई है, वो आ गई आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसे हम बोलते हैं रैंसमवेयर एज ए सर्विस। अगर एक मैं छोटे लेवल का क्रिमिनल हूं, मेरे को कोडिंग नहीं आती, मेरे को ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाने आते, तो क्रिमिनल बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारी वेबसाइट पे आइए, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए वायरस को। और उस वायरस पर आप दुनिया में कितने भी कंप्यूटर इन्फेक्ट करेंगे और वहां से जो पैसा आएगा उसका कुछ अमाउंट आपको उस कंपनी को देना पड़ेगा जो क्रिमिनल। तो आप इस ऑर्गेनाइज लेवल देख सकते हैं कितना है ये। इसलिए अब जो लोकल क्रिमिनल्स हैं वो भी इसको यूज कर पा रहे हैं, बजाय उसके बारे में जाने या कोई उसकी एजुकेशन भी उनको नहीं है। लास्ट चीज जो मैं इसके अंदर बोलूंगा कि यूजर जो देख रहे हैं उनके लिए मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो मैं शायद खुद भी यूज करता हूं एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सिस्टम के अंदर कोई भी अपडेट आती है, अगर आप पायरेटेड विंडो यूज करते हैं और अगर आप ऑफिशियल विंडो यूज परचेज करके यूज करते हैं, सिर्फ उसके अंदर एक फर्क होता है जो मेनली ज्यादा क्रिटिकल है, वो है उसकी सिक्योरिटी अपडेट्स। डेली कोई ना कोई विंडो को हैक करता है, माइक्रोसॉफ्ट ये इंश्योर करती है कि आप ये अपडेट करो। कुछ लोग इसलिए अपडेट नहीं करते अपनी चीजें कि यार स्लो हो जाएगा, लेकिन आप ये समझिए ये अपडेट जितने रैंसमवेयर अटैक की अभी बात हुई है, सर्टिन ने प्योरली मेंशन किया है कि दो तरीके से ये रैंसमवेयर आ रहा है। पहला, एक तो जितने भी अनपैच्ड सॉफ्टवेयर हैं, अनअपडेटेड सॉफ्टवेयर हैं उनकी वजह से, और दूसरा जितने भी आपके पासवर्ड लीक हो चुके हैं, जो पुराने पासवर्ड आपके हैक हो चुके हैं, जो आपने चेंज नहीं कर रहे। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने पासवर्ड फ्रीक्वेंटली चेंज करने चाहिए। ये दो रीजन से क्रिमिनल सेंध लगाते हैं। और अगर आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ भी जाता है, अगर आप इंडिविजुअल यूजर हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रैंसमवेयर को तोड़ निकालने के लिए भी एंटीवायरस कंपनियां, सिक्योरिटी कंपनीज को कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं। अगर आप डीजेवीयू की बात करें मैलवेयर की, या हाइव की रैंसमवेयर की बात करें, 1.5 साल पुराना रैंसमवेयर है। आज भी अगर एक इंडिविजुअल के सिस्टम में आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकता, ना ही पैसे भी नहीं दे सकता, क्योंकि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है। तो क्रिमिनल ध्यान भी नहीं दे रहे, अगर आप उनको क्रिमिनल वो भी करते हो तो वो असिस्टेंट भी नहीं देंगे आपसे पैसे लेने की भी आज की डेट में। तो ये भी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है जो कंज्यूमर को ध्यान में रखना चाहिए। सो आखिरी जो इसके अंदर चीज यूजर को ये करनी चाहिए, क्लाउड के ऊपर जितना गूगल अपना गूगल ड्राइव देता है, माइक्रोसॉफ्ट अपना आपको अपना आउटलुक जो देता है, आपका ड्राइव देता है, उसके ऊपर आप अपना डेटा रखिए, क्योंकि रैंसमवेयर क्लाउड के ऊपर नहीं आ रहे। तो मेरा जितना मोस्टली क्रिटिकल डेटा है, मैं कोशिश करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो मेरा क्लाउड पे रहे, मेरे सिस्टम के अंदर वो डेटा रहे कि अगर वो चला भी जाए तो मेरा बैकअप कहीं ना कहीं किसी हार्ड डिस्क या मेरे क्लाउड के अंदर जिप करके मैं उसको अपलोड कर देता हूं। सो एक इंडिविजुअल यूजर के लिए अगर वो ये करता है तो काफी हद तक अगर वो इन्फेक्ट हो भी जाता है तो वो सुरक्षित रहेगा उसका डेटा।
दो चीज़ें हैं यहाँ पे राहुल जो मुझे आपसे समझनी है। सबसे पहले तो आपने जो पुराने पासवर्ड लीक हो जाते हैं और आपको हर वक्त पासवर्ड बदलना पड़ता है, तो ये पुराने पासवर्ड लीक हो जाते हैं, ये हमको तो पता नहीं चलता। तो ये हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये पासवर्ड लीक हुआ है नहीं हुआ है? क्योंकि पासवर्ड अक्सर लोग बहुत कठिन से कठिन तो रखते ही हैं, लेकिन कई बार अपना खुद का पासवर्ड भूल जाते हैं या कई बार उनको पता ही नहीं होता कि वो सालों से बदला नहीं है। दूसरा की सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जो गूगल ड्राइव और तमाम तरह की सर्विसेज की आपने बात की है, अधिकतर लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है और जिनके पास जानकारी है वो शायद इस बात को लेकर कतराते हैं कि ये फ्री में नहीं है। तो ये सर्विसेज को अवेल करने के पीछे भी क्या पेचीदगियां हैं? पहला क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा अपनी हमारी कंपनी CSR एक्टिविटी भी करती है, तो हमने 1.5 साल पहले एक फ्री में पूरे इंडिया के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम है सेफ मी। ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप इसके अपने अब ईमेल एड्रेस से रजिस्टर करते हैं तो उसी टाइम पे वो पता लग जाएगा कि ये ईमेल एड्रेस का पासवर्ड, या आपने इस ईमेल एड्रेस से किसी भी वेबसाइट पे जो रजिस्टर किया है, क्या आपका पासवर्ड हैक है कि नहीं है। तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। इसमें हमारी कंपनी कोई चार्ज नहीं कर रही, सारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पहली बार ये पता लगेगा कि मेरे कितने पासवर्ड हैक हो चुके हैं। अब आई एम अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैं आपको लिख के देता हूँ मेरे 75 से ज्यादा पासवर्ड हैक हुए हैं। तो अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ, क्योंकि 24 घंटे हम तो सिक्योरिटी में नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं तो गलती करते हैं। तो ये मेरे साथ हो चुका है, तो अगर आप बाकियों का देख लीजिए फिर क्या हो सकता है। तो एटलीस्ट मुझे पता लगा और मैंने उसी टाइम पे चेंज किया। दूसरे चीज का आपका आंसर दूंगा कि जितने भी गूगल ड्राइव के यूजर हैं या जो जीमेल यूज करते हैं या आउटलुक यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, बाय डिफॉल्ट अगर आप गूगल ड्राइव गूगल सर्च करेंगे तो आप अपनी फोटोज भी अपलोड, अगर आपने नोटिस किया होगा एंड्रॉइड फोन के अंदर गूगल फोटोज नाम का एक फोल्डर होता है, एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आप अपनी फोटोज अपलोड करते रहते हो। ये जो है ये एक्चुअली ड्राइव है गूगल की। गूगल फ्री में कम से कम 15 GB और ज्यादा से ज्यादा 130 GB देता है अपलोड करने के लिए एक स्पेस इंटरनेट के ऊपर आपको। जैसे मेरे कोई क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, मेरा पासपोर्ट या कोई ऐसी चीजें हैं, मेरा मोस्टली एक बैकअप उसी क्लाउड पे ऊपर रहता है कि अगर मेरे सिस्टम पे या मेरी कंपनी को कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो मेरे एक बैकअप वहां पे रहता है। तो फ्री में 14 GB का है। अगर आपको डॉक्यूमेंट ही सेव करने हैं कुछ तो आई थिंक वो खत्म नहीं होगा, वो फ्री में ही आपको मिलता है। अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए और वो 150 से, और मैं छोटी कंपनियां जो हैं उनको मैं यही हिदायत दूंगा कि कोशिश करिए कि गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर शिफ्ट होइए, उनके ऊपर अपना डेटा रखिए ज्यादा, बजाय कि अपने स्टैंड अलोन सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप टैली यूज करते हैं या कोई अकाउंटिंग सोल्यूशन यूज करते हैं, और आईटी कंपनियों के कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं कंपनीज, उनका जो कोड होता है, ये अगर ऐसी चीजें जो आपका ब्रेड एंड बटर है, इनको अगर आप जिप करके वीकली मंथली अगर आप इसको अपलोड करते रहते हैं डेट चेंज कर करके, तो आपके पास एटलीस्ट एक सहारा रहेगा कि कभी भी अगर आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आता है तो वहां से आप डाउनलोड करके इस अटैक से बच सकते हैं। बाकी टेक्निकली इसका कोई ज्यादा हल है नहीं, क्योंकि रैंसमवेयर का नेचर चेंज होता रहता है और जरूरी नहीं है हर एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करे या ना करे, इवन अगर आपके पास है भी वो। तो आपका जो ऐप है सेफ मी, आपने इसका नाम कहा, ये भी डाउनलोड करने के लिए परमिशंस तो मांगता होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं मांगता। आई थिंक यही चीज मिथ हमने बस्ट करने के लिए एप्लीकेशन डाला था। इसमें कोई भी एक भी क्रिटिकल परमिशन नहीं मांगता, कोई फोन नंबर को कॉल एड्रेस नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं, सिर्फ जो जरूरी है अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए वही, एक भी ऐसा परमिशन नहीं है। बाकी अगर आप इसके देखें, इसके अंदर सीनियर सिटीजन के लिए 50 हिंदी और इंग्लिश में वीडियोज हैं जो पेमेंट फ्रॉड से कैसे बचना है इसके बारे में भी वो जान सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक इसका लाभ उठाना चाहिए सबको। तो नितिन, अब थोड़ा सा हम पीसीआई स्टैंडर्ड्स की बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एक तरह से फॉलो किए जाते हैं। किस तरह से संस्थानों को, कंपनियों को कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाता है, उनको पीसीआई के अधीन लाकर, उसके अंदर लाकर उन्हें एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और जो जिसकी हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी, इसके लिए तैयार किया जाता है, जो कि अब वक्त आ गया है कि हमें भारत में भी फॉलो करना है। नितिन। हाँ बिल्कुल कविता, आई थिंक मैं एक बात राहुल की कवर करना पे ऐड करना चाहूंगा कि पासवर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो पासवर्ड्स होते हैं आप रीयूज मत करिए मल्टीपल अकाउंट से। अगर आपका एक पासवर्ड आपने एक जगह यूज किया तो उसी पासवर्ड को आप दूसरी जगह यूज मत करिए, ये भी एक खतरे की घंटी हो सकता है। और पासवर्ड को जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना रखिए, या फिर पास फ्रेजेस में आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि आप एक पास फ्रेज वो होता है कि जो कि आप रीट्रेट करते रहते हैं, आपको पता होता है, जो आपको ही पता होता है, जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। सो ये हो गया पासवर्ड पे। आपका जो
पुशअप था पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल पे। सो पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल का रोल एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करना है, और वही हम काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। स्टैंडर्ड्स को इवॉल्व करना इंडस्ट्री के फीडबैक के अनुसार, वो भी हमारा ही काम है। हम इन स्टैंडर्ड्स को इवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम पीसीआई डीएसएस वर्जन 3.2.1 की बात करें तो वो पुराना स्टैंडर्ड था, अब नया स्टैंडर्ड इवॉल्व हुआ है, विच इज पीसीआई डीएसएस वर्जन 4.0। ये स्टैंडर्ड काफी हद तक काफी चेंजेस लेके आया है, और ये फिशिंग अटैक से लेके मेलवेयर अटैक्स, रैंसमवेयर अटैक्स, आपका किस तरीके की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब की बात करता है। इनफैक्ट द पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल में एक स्पेसिफिक फिशिंग कैंप पर्टेनिंग किस तरीके की फिशिंग अटैक्स होते हैं और किस तरीके से आपको फिशिंग अटैक से बचना चाहिए, उसकी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल सेटअप किया है। और लार्जली हमने इस बार क्या फोकस किया है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करना ऑल अक्रॉस सिस्टम्स, वेयर जहाँ पे आपके नेटवर्क, डेटाबेस, आपके जितने भी क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, वहां पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एम्प्लॉय करना बहुत जरूरी है, जो कि पहले के स्टैंडर्ड्स में नहीं था। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि अगर किसी को आपके पासवर्ड्स के बारे में पता भी है, तो जब तक आप उसको सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, तब तक वो आपके अकाउंट या सिस्टम्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक नया जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम लेके आए हैं। दूसरी चीज, जब आप रैंसमवेयर अटैक की बात कर रहे हैं, तो लीस्ट प्रिविलेज आपके सिस्टम्स पे होने चाहिए। आपने मेरे को जैसे बोला एनी डेस्क, रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जितनी भी होती हैं, उनके के जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि आपके पोर्ट्स होते हैं, उनको आपको डिसेबल करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को। तो जिससे इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि आप के जो सिक्योरिटी फीचर्स है काफी रोबस्ट हो जाएंगे उससे, कि अगर कोई आरडीपी लेने की कोशिश भी कर रहा है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज करके, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी टर्म्स में, टीसीपी पोर्ट, वो आप अगर डिसेबल करें, तो जब आप बिजनेसेस की स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको स्पेसिफिक बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ इंप्लीमेंट करिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए। जरूरत नहीं हो तब आप उसको डिसेबल करके रखें। तो मेरे ख्याल से बारीक बारीक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और जहां तक अटैक्स की बात है, इनका बस तरीका बदलेगा, आपको अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस और अलर्टनेस जो है वो बढ़ानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। और कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत है। नमस्कार।